गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल SM शिक्षा पर, जहां हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 10 चैप्टर जय प्रक्रम, जिसका ये लेक्चर 3rd है। इसके 2 लेक्चर पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए और फिर उसके आगे की सीरीज ये है। तो बच्चों, इसमें हम पहले 2 लेक्चर में प्रकाश संश्लेषण को हमने डिटेल से पढ़ा था। इस लेक्चर में हम विषम पोषी यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के टाइप पढ़ेंगे कि जंतु अपना पोषण कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं। जंतु से छोटे अमीबा, मनुष्य, हाथी अपने भोजन को शरीर के अंदर ले जाते हैं, जिसे अंतःग्रहण या इंजेशन कहते हैं। जंतु भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, जिसे एंजाइम अपघटित कर देता है और कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार के पोषण विधि को जंतु सम या प्राणी सम पोषण कहते हैं। इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। बच्चों, हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है यानी विषम पोषण जो है वो 4 तरह का है। होलोजोइक, सैप्रोजोइक या सैप्रोफिटिक, जिसको मृतोपजीवी कहते हैं, और तीसरा पैरासिटिक है, और चौथा सिम्बियोटिक है, जिसको सहजीविता भी कहते हैं, जो लाइकेन प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पे प्राणी संपोषण की बात करते हैं। तो देखिए, अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए अस्थायी यानी फॉल्स पोडिया या स्यूडोपोडिया बनते हैं, जो भोजन के कण को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, जिसके अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बच्चों, ये देखिए, एक फिगर से दिखाया गया है कि ये अमीबा है और ये एक भोजन के कण को चारों तरफ से फॉल्स पोडिया या स्यूडोपोडिया बना के उसको अंदर कर ले रहा है, उस भोजन के पार्टिकल को, और फिर उस एक रिक्तिका का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम जो उस भोजन को पचा देंगे, वो एंजाइम इसमें सिक्रीट होते हैं, और फिर उसके बाद इस तरह ये अमीबा भोजन ग्रहण करता है। जंतुओं में पोषण के चरण क्या हैं? कौन कौन से स्टेप हैं जो पोषण के हैं, जो जंतु शो करते हैं कि चलिए देखते हैं। पहला है अंतःग्रहण यानी इंजेशन, दूसरा है पाचन डाइजेशन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, और बहिक्षेपण यानी इजेशन। ये पोषण के स्टेप्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंतःग्रहण क्या है? इस प्रक्रिया में जीव अपने भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाता है। ठीक है। दूसरा पाचन डाइजेशन है, भोजन के अघुलनशील एवं जटिल पदार्थों को एंजाइम के द्वारा घुलनशील एवं सरल अवयवों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। बच्चों, डाइजेशन जो है, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है वो सिंपल फूड मटेरियल्स में चेंज हो जाते हैं, जो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो पाचन यही क्रिया है कि जटिल भोज्य पदार्थ जो हैं वो सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं विभिन्न एंजाइमों द्वारा। नेक्स्ट, अवशोषण, जो वो सरल भोज्य पदार्थ जो है यानी पचा हुआ तरल भोजन कोशिका व रुधिर में अवशोषित हो जाता है। यह प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाती है। स्वांगीकरण क्या है? एसिमिलेशन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर रुधिर में मिलना और फिर कोशिकाओं तक पहुंचकर जीव द्रव्य में आत्मसात हो जाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। और जो 5वां स्टेप है बहिक्षेपण या मल परित्याग, इजेशन कहते हैं इसको। पाचन की क्रिया में भोजन का कुछ भाग अपचित यानी पचता नहीं है, तो यह अपचित अंश मल के रूप में शरीर के बाहर त्यागने की क्रिया को बहिक्षेपण या इजेशन कहते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमको मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन पढ़ना है।
तो बच्चों हम चलिए आइए देखते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल तथा उससे संबंधित ग्रंथियां पाई जाती हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है अध्ययन के लिहाज से। तो पहला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, जो एक ट्यूब होती है जिसमें भोजन गुजरता है। और जो दूसरा है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, यानी पाचन ग्रंथियां, जो विभिन्न एंजाइमों का सिक्रीशन करके भोजन को पचाने का कार्य करती हैं। तो हम सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का अध्ययन करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है मुख से। मुख गुहिका यानी माउथ एंड बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, ओइसोफेगस, अमाशय यानी स्टमक के नीचे छोटी आंत होती है, और फिर बड़ी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चों ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में, कि जो फूड का पाथवे है उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। अभी हम आगे इसका फिगर भी देखेंगे। और ये हैं वो ग्लैंड्स जो डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट करती हैं। तो पहली ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी है लीवर, ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और तीसरी है पैंक्रियाज जिसको अग्नाशय कहते हैं, और चौथी है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो चलिए बच्चों मुख को देखते हैं, माउथ से शुरू करते हैं। माउथ एंड मुख गुहिका यानी मुख एंड मुख गुहिका, माउथ एंड बक्कल कैविटी ना, दो ओठों से घिरे अनुप्रस्थ काट को मुख कहते हैं। यह मुख गुहिका में खुलती है, और मुख गुहिका में निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती हैं। पहला है तालु। मुख गुहिका की छत को तालु कहते हैं। जो मुख गुहिका की छत होती है बच्चों, जो नासा छिद्र और मुख गुहिका सॉरी हाँ, जो नेजल चैम्बर है और बक्कल कैविटी के बीच में एक छत नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम तालु कहते हैं। तालु का अग्रभाग कठोर तालु कहलाता है, और इस पर अनुप्रस्थ तालु वलियां यानी पैलेटाइन रूगी पाई जाती है। तालु का पिछला भाग कोमल तालु कहलाता है, और इसके समीप लसिका उत्तक यानी टॉन्सिल्स होती हैं। ठीक है बच्चों, जो तालु है उसके अग्रभाग में अगर आप अपने जीह्वा से तालु का अग्रभाग छुएंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ उभार हैं जिसे हम पैलेटाइन रूगी कहते हैं, और पीछे के तालु में यह उभार नहीं है जिसे हम सॉफ्ट तालु यानी सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। ठीक है, और इसके पीछे वाले पोर्शन में कुछ लसिका उत्तक पाए जाते हैं जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। बुखार या फिर किसी इन्फेक्शंस में इसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसको टॉन्सिलाइटिस भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए जीभ को देखते हैं। जीभ पेशीय मांसल व लचीली होती है। जीभ के ऊपरी सतह पर जीवा प्रांकुर तथा स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, और ये जो प्रांकुर हैं ये कुछ फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवैलेट इनका नाम है, और कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो आपको पता है कि जीवा के अग्रभाग में मीठा और पिछले भाग में कड़वा, और दोनों किनारे पर खट्टा या तीखा स्वाद होता है, और अग्रभाग से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जो है वो नमक का स्वाद भी आता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक, और ये देखिए बच्चों, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओरल कैविटी से शुरू होता है। ये देखिए माउथ माउथ ओपन होती है ये बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में, और यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स दिखाई गई हैं। सलाइवरी ग्लैंड है ये। सलाइवरी ग्लैंड आगे हम पढ़ेंगे 3 तरह की होती हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल्स ग्लैंड पाई जाती हैं। ये देखिए ये कुछ ग्रंथियां हैं। और फिर ये जो बक्कल कैविटी है ये ओपन होती है किसमें, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स वो रास्ता होता है, इज अ कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो रास्ता है ये एयर के लिए है, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, और ये जो दूसरा पाइप है या रास्ता है ये भोजन का रास्ता है जो कि स्टमक में ओपन होता है, एक पतले पाइप। तो फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस, ये पतली पाइप ओइसोफेगस है, और फिर ये रीजन जो है ये स्टमक है, और स्टमक फिर ये वाइड
होता है थोड़ा। और फिर उसके नीचे ये डुओडिनम है, यहाँ से डुओडिनम से इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। और इंटेस्टाइन में सबसे पहला पोर्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पोर्शन है डुओडिनम। और डुओडिनम के ठीक नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए, ये जो है ये जेजुनम है। और फिर इस यही पाइप आगे चल के इलियम बनाती है, और जो इलियम है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पोर्शन से इलियम जुड़ती है उसको सीकम कहते हैं। और सीकम फिर एक वाइड रीजन लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट होता है उसमें खुलती है, जिसको कोलन कहते हैं। और कोलन जो है फिर वो ओपन होती है रेक्टम के थ्रू, रेक्टम और ये रेक्टम ओपन होती है एनस के थ्रू। तो ये है पूरा एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं, जुड़ी होती हैं, जिनको हम यहाँ पे देखिए, ये सलेवरी ग्लैंड है। ये 3 जोड़े ग्रंथियां पाई जाती हैं इसमें, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलैंगुअल। फिर उसके नीचे ये लीवर है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और ये उसके नीचे है पैंक्रियाज, जो कि स्टमक के नीचे डुओडिनम से अटैच होती है ये। और इसके नीचे ये जो इंटेस्टाइनल रीजन है जेजुनम और इलियम का, इसमें कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। स्टमक में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो इसकी दीवारों में इसकी दीवारों वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसमें होती हैं, ठीक है। तो ये रहा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये है फूड का जो पाथवे है। फूड जो है वो माउथ में इंटर करता है, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से होते हुए ये पाइलोरिक स्टमक, कार्डियक, यहाँ पे पाइलोरिक नहीं होगा, ये फंडस कार्डियक और पाइलोरिक होता है। तो यहाँ पे फंडस कार्डियक और पाइलोरिक, और जो ओपन होता है जो पाइलोरिक स्टमक, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है ना। तो फिर ये ओपन होता है डुओडिनम में। और डुओडिनम जो है यहाँ पे दो एंजाइम आके मिलते हैं, एक बाइल जो कि लीवर से सिक्रीट होता है, और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस। और यहाँ पे भोजन का पाचन करते हैं। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अन्य पोर्शन जेजुनम और इलियम में जाते हैं। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड का। और ये रेक्टम, और रेक्टम से फिर ये एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर हो जाता है। तो बच्चों आगे हमको जैसे माउथ ओपन करते हैं तो हमको दांत दिखाई देते हैं। वेस्टिब्यूल कैविटी के बाद जो हिस्सा होता है वो है दांत का, दांत और मसूड़े का। तो ये दांत का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, जो ये फर्स्ट वाइट पोर्शन है इसको एनेमल कहते हैं। उसके नीचे ये जो लाइट ब्राउन है या फिर येलो कलर का होता है, ये डेंटाइन है, ये दांत की प्रोटीन होती है। उसके नीचे पल्प कैविटी होती है, और इस पल्प कैविटी में तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियां जो होती हैं वो लाई करती हैं। और फिर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्राउन कहते हैं, जो बीच वाला पोर्शन है इसको नेक, और उसके नीचे जड़ होता है, ठीक है। तो और ये हड्डी है, सॉकेट है हड्डी का। और उसके ऊपर ये गम जो मसूड़ा होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग दांतों को डिटेल से पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं दांत। दो जबड़ों के किनारों पर दांतों की एक एक पंक्ति होती है। मनुष्य के दांत गर्त दंत, यानी जो मनुष्य होता है वो ठीकोडॉन्ट होता है, मतलब उसके दांत जो होते हैं वो बोनी सॉकेट्स में होते हैं। दूसरा है क्या, वे द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती का मतलब मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। जो 20 दांत होते हैं, मिल्क टीथ जिनको कहा जाता है, वो उसके जीवन में 2 बार आते हैं। इट मीन्स इट इज अ डाइफायोडोंट, ठीक है। और विषम दंती होते हैं। कि विषम दंती का क्या मतलब है, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट्स क्या है भाई, हेट्रोडोंट्स का मतलब है कि सभी दांत एक समान नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि जो आगे के जो इंसीजर होते हैं इनकी बनावट अलग होती है,
और जो कैनाइन है वो थोड़े नुकीले होते हैं। फिर उसके पीछे प्रीमोलर और मोलर की भी बनावट में थोड़ा अंतर होता है। मतलब सभी दांत एक समान नहीं होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ चेंज होता है। सॉरी। डेंटल फार्मूला देख लेते हैं। तो डेंटल फार्मूला होता है बच्चों 2123 बटा 2123। अगर हम इन सबको जोड़ें 2, 1, 2 और 3, तो मेरे ख्याल से 8 दांत ऊपर हैं और 8 दांत नीचे। ये हाफ पार्ट की बात है, और हाफ पार्ट का जस्ट हम दूना कर दें तो 8 दूनी 16 दांत ऊपर के जबड़े में और 8 दूनी 16 नीचे के दांत 16 दांत नीचे के जबड़े में, और दोनों को मिलाया जाए, जोड़ दिया जाए तो कुल 32 दांत होते हैं एडल्ट में। और अगर बच्चा है तो उसमें मिल्क टीथ होते हैं, और मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला 2102 बटा 2102 है। अगर इनको जोड़ा जाए हाफ पार्ट के तो ये 5 होते हैं, 5 गुणे 2 और 5 गुणे 2 10 दांत जो होते हैं वो ऊपर और नीचे के जबड़ों में होते हैं। कुल 20 दांत होते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए मनुष्य को क्या कहते हैं, विषम दंती है, हेट्रोडॉन्ट्स होते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है कृतंक यानी इंसीजर, दूसरा है रत्नक, तीसरा है प्रीमोलर्स और चौथा है मोलर यानी भो। अब इन सब का अलग अलग कार्य है। कृतंक जो होता है वो भोजन को कुतरने का कार्य या काटने का कार्य होता है। जो रत्नक होता है ये चीड़ने फाड़ने का कार्य करता है। और जो प्रीमोलर है यह भोजन को पीसने का कार्य करता है। और जो मोलर है वो भी भोजन को पीसने का कार्य करता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। दूध के दांत, इस पे तो बात कर चुके हैं। हाँ, ये जो 20 दांत होते हैं ये डाइफाइडोंट्स होते हैं, मतलब जीवन में 2 बार आते हैं। और जो 12 दांत हैं, इस 12 दांत में दो दो चार 8 प्रीमोलर और 3 जो होते हैं वो मोलर। ये दांत जीवन में सिर्फ एक बार होते हैं। मिल्क टीथ के रूप में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये परमानेंट टीथ के रूप में आते हैं और फिर नहीं जाते हैं, और जाएंगे भी तो आएंगे नहीं। ठीक है, वो जगह खाली हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, कुछ आगे इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं। एलिफेंट्स के इंसीजर, जो एलिफेंट्स का आप दांत देखते हैं काफी बड़ा बड़ा होता है, वो उसका इंसीजर होता है। और उसको टस्क कहते हैं। ठीक है, और जो स्नेक टीथ है उसको फैंक्स कहते हैं। ठीक, ये दांत का स्ट्रक्चर है। तो बच्चों देखिए, जो ऊपर हमने देखा था उसको यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ कि एक क्राउन है। ऊपर का जो व्हाइट पोर्शन हमको दिखता है वो दांत का क्राउन पोर्शन है। और जहाँ पे ये जो मसूड़ा इससे जुड़ता है वो पोर्शन नेक कहलाता है। और नीचे जो बोनी सॉकेट्स में ये पोर्शन धंसा होता है इसको रूट कहते हैं। जो व्हाइट पोर्शन है इसको नेमल, उसके नीचे डेंटाइन प्रेजेंट होती है। और डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी होती है जिसमें ब्लड और कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये क्या है, ग्रसनी। मुख गुहा के पीछे की ओर एक कीपाकार गुहा में खुलती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, ग्रसनी को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है नासा ग्रसनी यानी नेसोफेरिंक्स, दूसरा है मुख ग्रसनी यानी ओरोफेरिंक्स, और तीसरा है का कंठ ग्रसनी जिसको लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। तो भोजन नली के द्वार को गुलेट कहते हैं। जो ये ग्रसनी होती है यानी फेरिंग्स, ये ओपन होती है। ये कॉमन पाथ है किसका, फूड और एयर का। तो यहाँ पे फिर 2 पाइपें खुलती हैं। एक को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं और दूसरे को ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको गुलेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, गुलेट। और श्वास नली के द्वार को, जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है उसको ग्लॉटिस कहते हैं, जिस पर एक ढक्कन होता है जिसको ईपीग्लॉटिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलेट किसकी ओपनिंग है, ग्लॉटिस किसकी ओपनिंग है। ठीक है, ग्रास नली की बात करें
ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर यानी ओइसोफेगस जो होती है वो 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली है और डायफ्राम को भेद कर अमाशय में खुलती है। ठीक है। ग्रास नली की दीवार में म्यूकस स्रावित होता है जिससे भोजन अमाशय में आसानी से पहुंचता है। देखिए बच्चों, ये ग्रास नली में सिर्फ म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, यानी ओइसोफेगस में कोई और ग्लैंड नहीं होती है म्यूकस ग्लैंड्स के अलावा, जो सिर्फ म्यूकस सिक्रीट करती है। और इसमें जो भोजन होता है वो आसानी से नीचे की तरफ सरकता जाता है, नीचे की तरफ स्टमक की ओर मूव करता जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक एक थैलेनुमा रचना है। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड अगर हम बात करें तो यह उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है और दाईं तरफ कौन है, लीवर होता है। और इस स्टमक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक। तो स्टमक यानी जो अमाशय है, अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं। ठीक है। जठर रस में प्रायः म्यूकस, HCl, पेप्सिन, रेनिन आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है। बच्चों, इस चीज को हम डिटेल पढ़ेंगे जब जो भी डाइजेशन है फूड का उसको जब हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी नाल होती है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली जो है वो ग्रसनी यानी डुओडिनम है, छोटी आंत का पहला चौड़ा भाग जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर लंबी व यह यू आकार की होती है। जो मध्यांतर यानी जेजुनम है यह लगभग 2.5 मीटर लंबी यानी 8 फीट लंबी होती है और लगभग 3.5 मीटर यानी 12 फीट लंबी होती है। और जो इसका लास्ट पार्ट है इलियम, इलियम जो है वो 3.5 मीटर, इसके बारे में लिखा गया है इलियम के बारे में कि यह 3.5 मीटर यानी 12 फीट लंबी होती है। तो छोटी आंत की दीवारों पे कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको ब्रूनर्स ग्रंथि तथा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स यानी आंतीय ग्रंथियां भी कहते हैं। बच्चों, अब ये हम बड़ी आंत देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन या लगभग 1.5 टू 1.8 मीटर लंबी, लगभग 1.5 से 2 मीटर लंबी होती है। इसमें केवल पचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण होता है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से कौन से हैं। तो बच्चों, जो सीकम है वो छोटी आंत और बड़ी आंत का जहां मिलन होता है। चलिए देखते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर होती है जिसमें एक छोटी सी अंगुली सदृश कृमि रूप परिशेषिका यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है। शाकाहारी स्तनधारियों में यह लंबी होती है। जो शाकाहारी स्तनधारी होते हैं वो पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं या फिर खाते हैं, तो उसमें सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को पचाने के लिए विशेष प्रकार के जीवाणुओं की आवश्यकता होती है जो इस सीकम में रहते हैं। तो जो जीव सेल्यूलोज नहीं लेते हैं अपने भोजन में, उनमें यह छोटी हो गई है। जैसे मनुष्य में अब इसका कोई यूज नहीं है, तो ये एक एज वेस्टिजियल ऑर्गन पड़ी हुई है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है। चलिए, तो वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में पूछा जाएगा तो आप वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पे टिक लगा कर आएंगे। कोलन क्या है? यह यू उल्टे यू आकार की नलिका होती है और इसमें बच्चों जो पचा हुआ भोजन है वो सबसे अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब किया जाता है और इसमें जल का भी अवशोषण किया जाता है। अगर गलत ना हो तो इसको सेकंड किडनी भी कहा जाएगा। ठीक है।
तो और नेक्स्ट जो है वो रेक्टम है, मलाशय। यह 15 सेंटीमीटर लंबा आहार नाल का अंतिम भाग है जो कि एनस के रास्ते बाहर की ओर खुल जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है बच्चों, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरे मोटिवेशंस को बढ़ाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।